आज हम पिछली कक्षा में जो प्रश्नाभ्यास कर रहे थे प्रश्नावली 10.2 का, उसके 2 प्रश्नों का अभ्यास किया था। एक और प्रश्न बच गया था। वहीं से कुछ प्रश्नों में से जो प्रश्न दिए हुए हैं देखिएगा अपने पुस्तक में। प्रश्नावली 10.2 पृष्ठ क्रमांक 264 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 चक्री चतुर्भुज जो पर आधारित जो चक्री चतुर्भुज का जो प्रमेय है उस पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 ABCD प्रश्न लिखा है, देखिए पुस्तक में। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण PBC का मान सत्तर तथा कोण BAC का मान 30 हो तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपके प्रश्न के साथ ही दिया होगा, जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूं। एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त में विकर्ण AB और CD, सॉरी विकर्ण AB और CD नहीं, जीवा AB और CD है। ABCD ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। इस प्रकार से तो चक्री चतुर्भुज की परिभाषा आप जानते हैं। चतुर्भुज जिसके सभी विकर्ण जिसके सभी शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं। तो ABCD चक्री चतुर्भुज है। CD विकर्ण, सॉरी BC विकर्ण, B से D BD विकर्ण, AC विकर्ण और दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु P। प्रश्न में लिखा हुआ है विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न में कोण PBC का मान, PBC इस कोण का मान 70, BAC इस कोण का मान 30 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है कोण BCD, इस पूरे कोण को ज्ञात करना है। BCD इस पूरे कोण का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए हल करते समय यदि इस वृत्त पर चाप CD की बात करें, यहां तक C से बिंदु D तक, तो चाप CD द्वारा एकांतर खंड में बने 2 कोण CAD और CBD, CAD और CBD
दोनों समान होंगे, क्योंकि चाप CD, चाप को मैं साफ बना दूं, चाप CD, तो चाप CD द्वारा एकांतर खंड में बने दो कोण CAD और CBD हैं, CAD और CBD। CBD का मान ये PBC या इसी को हम CBD भी कह सकते हैं इस कोण को। तो CBD का मान 70 अंश दिया हुआ है, तो CAD का मान जो अभी अज्ञात है, इस कोण का मान CAD, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तब कोण CAD बराबर 70 अंश। क्यों? क्योंकि कोण PBC या उसी को हम CBD भी कह सकते हैं, PBC, कोण PBC जो प्रश्न में लिखा है, PBC को CBD भी पढ़ा जा सकता है, तो PBC या CBD, इसका मान प्रश्न में दिया हुआ है 70 अंश। ये आपको समझ में आया? चाप CD द्वारा एकांतर खंड में बने दो कोण CAD और CBD दोनों समान क्यों होते हैं? एक प्रमेय आपको बताया गया था, देखिएगा, प्रमेय 61 था। प्रमेय 61 में वृत्त के एकांतर खंड में या वृत्त के एक ही अवधा के दो कोण आपस में बराबर होते हैं। वृत्त के एक ही खंड में या एक ही अवधा में बने दो कोण बराबर होते हैं। तो हमने चाप CD लिया, तो चाप CD के एक ही खंड में दो बिंदु पर कोण बनते हैं, बिंदु A और बिंदु B। इसको मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। ये बिंदु, ये चाप दिया हुआ है, चाप CD, तो चाप CD द्वारा एक बिंदु पर कोण बनता है CAD। अब चाप CD द्वारा एक दूसरे बिंदु पर कोण बनता है CBD। अब इसको समझ लीजिए। इस प्रकार आपको प्रमेय बताया गया था, प्रमेय 61, वृत्त के एकांतर खंड में बने दो कोण समान होते हैं। तब हमने लिखा कोण CAD और कोण CBD दोनों समान होंगे। CBD को या PBC जिसका मान दिया हुआ है, PBC को ही हम CBD पढ़ेंगे, बिंदु B पर कोण बनता है, तो उस बिंदु B पर बने कोण का मान 70 अंश दिया है, अर्थात PBC का मान 70 अंश है। और CAD और CBD दोनों समान होते हैं। जब CBD का मान 70 अंश है, इसलिए CAD का मान भी 70 अंश होगा। तो ये पहला मान निकल गया, कोण CAD का मान। अब देखेंगे BAD, कोण BAD, इस पूरे कोण की बात हो रही है। तो BAD बराबर कोण BAC धन कोण CAD, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए, बिंदु A पर दो कोण बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, BAD और ये C। BAC पहला कोण जो आपके प्रश्न में 30 अंश दिया हुआ है। CAD, इसका मान अभी हमने 70 अंश निकाला, देखिए CAD का मान 70 अंश। तो अब संपूर्ण कोण BAD, तो BAD को BAC प्लस CAD दोनों को जोड़कर निकाला जा सकता है। तो BAD का मान कोण BAC धन कोण CAD के बराबर होगा। BAC का मान आपके प्रश्न में लिखा है 30 अंश, CAD का मान हमने 70 अंश निकाला, तो ये दोनों का योगफल हो जाएगा 100 अंश। तब कोण BAD बराबर 30 धन 70 100 अंश, ये दूसरा मान। अब प्रश्न में कहता है ABCD चक्र चतुर्भुज है। ABCD चक्र चतुर्भुज है। चक्र चतुर्भुज पर भी हमने एक प्रमेय पढ़ा था, चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चक्र चतुर्भुज में सम्मुख कोण कौन कौन सा लेंगे? BAD
और बी सी डी, ये आमने सामने के कोण है। थोड़ी देर के लिए इस चित्र को हम मिटा दें, सॉरी, इसको ऐसा समझ लीजिए, ये देखिए, ये चक्र चतुर्भुज है और चक्र चतुर्भुज में कोण बीएडी और कोण बीसीडी दोनों सम्मुख कोण है और चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को योगफल 180 अंश होता है। तो हमें लिखना है, देखिए, चक्र चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बीएडी धन कोण बीसीडी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है प्रमेय में कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दोनों चक्र चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोण है, अतः इनका योग 180 अंश होगा। अभी हमने ऊपर में निकाला, देखिए, कोण बीएडी धन, सॉरी, बीएडी का मान निकाल चुके हैं। बीएडी का मान यहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। कोण बीएडी का मान 100 अंश धन कोण बीसीडी बराबर 180 अंश। तब कोण बीसीडी बराबर 180, 100 का पक्षांतर कर देंगे ऋण 100। यहां मान हमने कहां से लिखा? समीकरण 2 से। ये समीकरण 1 से मान सीएडी का मान यहां लिखा गया था, यहां भी लिख देंगे। ये जो 70 अंश का मान कहां से आया था? कोण बीएसी 30 अंश दिया है, बीएसी का मान 30 अंश दिया है और सीएडी का मान 70 अंश। समीकरण 1 से। अब ये सीएडी का मान समीकरण 1 से लिखा था। अब यहां पर देखिए, समीकरण 2 से जो हम मान रख रहे हैं, समीकरण 2 से बीएडी का मान 100 अंश लिखा, 100 का पक्षांतर किया, तो कोण बीसीडी का मान 180 में 100 घटाने पर, 180 में 100 घटाइए, 80 अंश, 180 ऋण 100 बराबर 80 अंश। क्या ज्ञात करना था? देखिए प्रश्न में कोण बीसीडी ज्ञात करना था, ये हमें ज्ञात हो गया। हमें यही ज्ञात करना था, उत्तर मिल गया। प्रश्न में एबीसीडी चक्र चतुर्भुज लिखा है। चक्र चतुर्भुज के बाद उसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि दो कोण का मान दिया इसमें, यदि कोण PBC और कोण BAC, PBC का मान 70 अंश और कोण BAC का मान 30 अंश, 70 अंश, यहाँ अंश है, ये भी अंश है। PBC 70 अंश और BAC 30 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। तो BCD ज्ञात करने के लिए अभी चित्र को यथावत रखा हूं, देखिए BCD, इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें इस कोण की सहायता लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ABCD चक्र चतुर्भुज है और चक्र चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस बिंदु A पर बने दो कोण, ध्यान से देखिए, अब बिंदु A पर बने दो कोण BAP या BAC, ये देखिए BAC, इसका मान दिया है प्रश्न में 30 अंश। इसके बाद हम इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि ये कोण ज्ञात हो जाता है तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश लेते हुए हमें इस कोण का मान BCD का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना था कोण PAD, या इसको CAD भी पढ़ सकते हैं, कोण CAD ज्ञात करना था। CAD ज्ञात करने के लिए मैं क्या किया, फिर से देखिए, चाप CD द्वारा एक अंतःखंड में बने दो कोण CAD और CBD,
हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट में प्रमेय में कि एकांतर खंड में बने दो कोण सदैव समान होते हैं। तो CAD और CBD एकांतर खंड में बने दो कोण हैं। CBD का मान, या उसी को हम PBC भी पढ़ते हैं, और PBC का मान अर्थात PBC का मान 70 है तो CBD का मान 70 होगा। CBD का मान 70 अंश, तो इसलिए CAD का मान भी 70 अंश होगा। ये कोण और ये कोण आपस में समान होते हैं। ये प्रश्न में आपको 70 दिया हुआ है। CAD का मान ज्ञात हो गया। अब CAD और BAC, CAD ये वाली कोण और BAC इस कोण का मान, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिया तो संपूर्ण कोण बिंदु A पर बना कोण BAD का मान ज्ञात हो गया, जैसा कि आप समीकरण नंबर 2 में देख रहे हैं। देखिए BAD का मान BAC प्लस CAD, BAC का मान प्रश्न में लिखा हुआ है 30 अंश, CAD का मान हमने समीकरण 1 में निकाला, समीकरण दिया हुआ है प्रश्न में, और समीकरण 1 से दोनों मान हमने लिखा, और दोनों मान लिखने के बाद 30 और 70 दोनों को योगफल 100 अंश हो गया। इस प्रकार से कोण BAD निकल गया, और जैसे ही कोण BAD निकल जाता है आपका सवाल लगभग हल हो गया। केवल आपको कॉन्सेप्ट लिखना है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपने कॉन्सेप्ट लिखा, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। BAD का मान हमने प्रश्न में अभी समीकरण नंबर 2 में निकाला था 100 अंश। BCD का मान ज्ञात करना है तो 100 का पक्षांतर किया, 180 में घटाना, तो 180 में 100 घटाया। इस प्रकार से कोण BCD का मान जो प्रश्न में पूछा था, कोण BCD का मान 180 में 100 घटाने पर 80 अंश जो प्राप्त हुआ वो हमें ज्ञात करना था कोण BCD का मान। ठीक, इस प्रकार से प्रश्नावली 10.2 से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करना था। प्रश्नों का अभ्यास खत्म हुआ, शेष प्रश्नों का अभ्यास आप कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको अभी अभ्यास करवाया। आप देखेंगे प्रश्नावली 10.2 के बाद एक और प्रमेय, पुस्तक में पलट के देखिएगा, प्रमेय नंबर 66। प्रमेय नंबर 66 अपने पुस्तक में देखिए, पृष्ठ क्रमांक 266 में प्रमेय का कथन कहता है, किसी बाह्य बिंदु से, देखिए पुस्तक में पढ़िए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, प्रमेय का कथन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कथन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हमें सिद्ध करना है उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए चित्र इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे,
वृत्त सी जिसका केंद्र बिंदु O एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं A, और A से खींची गई दो स्पर्श रेखा AP और AQ। अब स्पर्श रेखा क्या होती है ये आपको बताना है। 2 मिनट लूंगा आपको। वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के इस परिधि को स्पर्श करके जाने वाली कोई रेखा, अर्थात वृत्त के किसी एक बिंदु से वृत्त गुजरने वाली, वृत्त को छूती हुई किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। इस कंडीशन में देखिएगा, मोटा हो 2 लाइन हो गया। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूता हुआ जाए। इसी प्रकार से यदि इस प्रकार से इसको कहेंगे तो ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर देखिए, दोनों चित्र में। पहला स्पर्श रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और यह वृत्त की छेदक रेखा इसको कहेंगे जो वृत्त को काटती हुई जाती है, 2 बिंदु पर काटती है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, बिंदु P से खींचा गया PAB और बिंदु P से खींचा गया PT, ऐसा भी इसको कह सकते हैं, जो बिंदु T पर स्पर्श करती है या ये बिंदु A और बिंदु B पर स्पर्श करती है। फिर स्पर्श रेखा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस पर आधारित हम में देखेंगे आगे। स्पर्श रेखा आपको समझ में आ गया। अभी आपको मैंने चित्र खींच के बताया था, जो वृत्त को छूते हुए जाती है, वृत्त को काटती हुई जाएगी, उसको मैंने अभी छेदक रेखा बताया था, जो 2 बिंदुओं पर काटती है। और ये स्पर्श रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और यहाँ पे कहा है 2 स्पर्श रेखा है, तो हम बाह्य बिंदु मतलब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु A से 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं जो वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करती है। देखिए इस प्रमेय में क्या दिया हुआ, देखिए एक वृत्त C जिसका केंद्र O और त्रिज्या R पर एक बाह्य बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी, AP तथा AQ है। स्पर्श रेखा AP और AQ है जो वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है, हमने जो स्पर्श रेखा खींचा AP तथा AQ, बताना है कि उनकी लंबाइयां बराबर होती है। क्या दिखाना है, इस प्रमेय में सिद्ध क्या करना है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखा AP तथा AQ की लंबाइयां बराबर होती है। AP बराबर AQ, ये हमें दिखाना है। अलग से हमें क्या करना होगा, जो जितना आप चित्र देख पा रहे हैं उसके अलावा इस चित्र में हमको जो भी अलग काम करना है उसको लिखेंगे रचना के अंतर्गत। दिया हुआ भाग केवल इतना ही है, एक वृत्त दिया हुआ है, बाह्य बिंदु A और बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखा AP और AQ। हमको क्या करना है, देखिए O से P को मिलाया, O से Q को मिलाया, O से A को मिलाया। देखिए अब आपका चित्र पूर्ण हो गया। O से A, P तथा Q को मिलाया। केंद्र O से A, P तथा Q को मिलाया।
अब देखिए AP वृत्त की स्पर्श रेखा है और जैसे हम O से बिंदु P को मिलाते हैं तो OP वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। OP वृत्त की त्रिज्या है। अब पुस्तक में देखिएगा एक प्रमेय दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। आपका प्रमेय में दिया हुआ है, देखिए प्रमेय नंबर 65। प्रमेय नंबर 65 का कथन है, वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार से देखिएगा, ये बताया है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार से कहा है तो हमको ये बताना है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा है वो इस बिंदु पर ये दोनों आपस में लंब होती है। तो OP वृत्त की त्रिज्या है और AP वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो प्रमेय के कथन अनुसार स्पर्श रेखा AP त्रिज्या OP पर लंब होगा और दोनों जहां मिलते हैं वो बिंदु P है। तो बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात AP और OP दोनों परस्पर लंब है। ये प्रमेय समझ में आ गया। प्रमेय 65 केवल प्रमेय 65 का कथन आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट प्रमेय का 65 का कथन कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात AP OP पर लंब होगा। ऐसे ही देखिए अब AQ भी स्पर्श रेखा है और OQ त्रिज्या है, तो AQ और OQ ये भी लंब होगा। इस प्रकार से आपके चित्र में दो त्रिभुज बन गए, OAP और OAQ। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए त्रिभुज उत्पत्ति में कथन और कारण का कॉलम बना लीजिए। यहां लिखेंगे कथन, त्रिभुज AOP या OAP जो जैसे भी आप पढ़ें, त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ में इसे हम सीधे समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले से समकोण है। त्रिभुज में 90 अंश का कोण पहले से हमको पता हो गया कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो इस त्रिभुज को त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ को समकोण त्रिभुज भी कहा जा सकता है। त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ में अब इसको देखिए क्या क्या समानताएं हैं दोनों त्रिभुजों में, वो हमको दिखाना है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है और सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका प्रमेय सिद्ध होगा। तो इसमें सर्वांगसम दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कौन कौन से उसके संगत अवयव समान होंगे वो देखिए। सबसे पहले इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, दोनों कोण आपस में समान दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो कोण APO और कोण AQO 90 अंश है। क्यों? मैंने आपको अभी कारण बताया था प्रमेय 65 कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली
त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय को सिद्ध करते समय यह प्रयास कीजिएगा कि उसके पहले के किसी प्रमेय के कथन का आप सहारा लेते हैं या उस प्रमेय के कथन के आधार पर इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, तो पिछला प्रमेय का कथन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस कथन को आप पूरा लिखने का प्रयास कीजिए यदि आपसे हो सके तो। जैसे कि मैंने लिखा कोण APO और कोण AQO 90 अंश क्यों है, तो मैंने इसको पहले भी आपको बताया था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए दोनों कोण 90 अंश के हैं। फिर से देखिए भुजा भुजा OA, भुजा OA AOP में भी है, OA भुजा AOQ में भी विद्यमान है, तो इसको लिखेंगे ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। OA और OA त्रिभुज AOP में भुजा OA, त्रिभुज AOQ में भुजा OA, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। उसके अलावा OP और OQ क्यों समान है, ध्यान से देखिए OP और OQ, OP को मैंने लिखा वृत्त की त्रिज्या है तो OQ भी वृत्त की त्रिज्या होगी। O से P तक वृत्त की त्रिज्या है तो O से Q तक भी त्रिज्या कहलाएगी। तो OP और OQ दोनों त्रिज्याएं हैं तो वृत्त के दोनों त्रिज्याएं समान होती है, तो इसको लिखेंगे OP बराबर OQ बराबर R। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती है। अब देखिए एक त्रिभुज के 3 अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत अवयव के समान है। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 अवयव समान होना चाहिए। तो हमने दिखाया त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ में दोनों त्रिभुजों के संगत अवयव कौन कौन से संगत अवयव समान हैं। तो पहले त्रिभुज के 3 अवयव दूसरे त्रिभुजों के संगत अवयव के समान हैं। अब इसमें सर्वांग समता की कौन से कंडीशन लगती है उसमें ध्यान से देखिए। तो सर्वांग समता में त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ सर्वांग सम हुए। कौन से सर्वांग समता, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको हमने कहा था समकोण 90 अंश का बना है, ये हो गया समकोण। जब ये समकोण त्रिभुज बनता है तो समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण जहां बना है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। इस समकोण के सामने वाली भुजा ये भी कर्ण कहलाएगी। तो दोनों त्रिभुजों में OA और O क्या कर्ण हो गया। तो पहला संबंध समकोण, दूसरा संबंध कर्ण, और उस समकोण कर्ण के अलावा एक और भुजा है OP और OQ। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा। AOP और AOQ दोनों सर्वांग सम क्यों हुए, कौन सी सर्वांग समता लगा, AOP और त्रिभुज AOQ, इसमें लगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज समकोण हुए। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। और हम ये भी जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। कौन कौन से संगत अवयव लेना है, भुजा AP, भुजा AQ। थोड़ा सोचिए,
ये दोनों संगत भुजा होंगे कि नहीं। तो दोनों त्रिभुजों को यहां से मोड़ने का प्रयास कीजिए। इस आकृति को यदि हम इस लाइन से ऐसा मोड़ें तो मोड़ने के बाद क्या होगा, बिंदु P बिंदु Q के ऊपर आएगा, भुजा OP भुजा OQ के ऊपर आएगा, अर्थात AP भुजा और AQ भुजा दोनों संगत भुजा कहलाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो AOP में भुजा AP, AOQ में भुजा AQ। क्यों, इसको मैं यहां लिखता हूं, देखिए कारण, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, ये हमको दिखाना था। देखिए क्या सिद्ध करना था कि वृत्त के बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखा AP तथा AQ है, सिद्ध करना था कि उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो लंबाइयां अर्थात AP की लंबाई AQ की लंबाई AP बराबर AQ, यह हमें सिद्ध करना था। यह सिद्ध हो गया, AP बराबर AQ। कौन सी सर्वांग समता लगी, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ को सर्वांग सम सिद्ध किए। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुजों के कोई तीन अवयव, कोई तीन अवयव का मतलब कुल कितने अवयव होते हैं त्रिभुजों में, 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। उन 6 में से कोई भी 3 अवयव आपको समान दिखाना है। ये हमने दिखाया था, एक त्रिभुज का 1 2 3 दूसरे संगत त्रिभुजों के समान। तो इस प्रकार से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग सम हुए, और त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समान होती है, अर्थात भुजा AP और भुजा AQ समान हुए। इस प्रकार से आपका प्रमेय कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, हमने बराबर सिद्ध किया। ठीक है, इस प्रकार से प्रमेय नंबर 66 खत्म होता है। अब अगला प्रमेय है प्रमेय नंबर 68। प्रमेय 68 का कथन देखिए, पुस्तक में देखिए प्रमेय नंबर 68 पृष्ठ क्रमांक 270 में कथन क्या कहता है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A तथा B पर छेदक मतलब प्रतिच्छेद करती है, तथा PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, तथा PT एक स्पर्श रेखाखंड है, तो PAB वृत्त की छेदक रेखा है तथा PAB PT वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। इस पर PT स्पर्श रेखाखंड है, तो कथन में देखिए रेखाखंड हो, ऐसा होना चाहिए, रेखाखंड हो तो सिद्ध कीजिए PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए पुस्तक में चित्र दिया हुआ है,
चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए पीएबी वृत्त की, सबसे पहले वृत्त कहता है तो वृत्त बना लीजिए। देखिए पीएबी ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो पी बाह्य बिंदु है और पी से एक रेखा खींचेंगे जो वृत्त को काटती हुई जाती है। ये देखिए बिंदु पी से, बिंदु पी वृत्त को काटती है बिंदु ए तथा बिंदु बी पर, ये कहलाएगा छेदक रेखा। छेदक रेखा अभी आपको एक अलग चित्र खींच के बताया था, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए दो भागों में बांटते हुए काटती हुई जाती है। तो वृत्त को कोई रेखा काटेगी तो वृत्त की परिधि को कितने बिंदु पर, बिंदु ए और बिंदु बी, इस प्रकार से दो बिंदु पर काटती है। तो पीएबी छेदक रेखा है तो एक ए और बी पर काटती हुई जा रही है, तथा पीटी एक स्पर्श रेखाखंड है। पीटी पी से बिंदु टी पर, पीटी स्पर्श रेखाखंड है। क्या दिया है, जो कथन में जैसा लिखा है, पीएबी छेदक रेखा है जो वृत्त को ए तथा बी पर काटती है, पीटी एक स्पर्श रेखाखंड के पूरा दिया हुआ है। वृत्त सी ओ आर पीएबी लिखेंगे, पीएबी वृत्त सी ओ आर की छेदक रेखा है। पीएबी वृत्त सी ओ आर की छेदक रेखा है तथा पीटी स्पर्श रेखाखंड है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का वर्ग। चित्र आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में। इसके अतिरिक्त हमें जो कुछ करना है अलग इस चित्र में, वो रचना के अंतर्गत लिखेंगे। क्या क्या करना है देखिए, ये सॉरी वृत्त बनाया था, केंद्र बिंदु छूट गया था मेरे से। वृत्त का केंद्र बिंदु ओ से एक लंब डालेंगे ए बी पर, ए बी जीवा है तो ओ एल, ये देखिए ओ एल लंब डाला, ओ एल जीवा ए बी। अब यहां से देखिए पी ए बी छेदक रेखा है, तब बिंदु ए से बिंदु बी तक का भाग अब वृत्त की जीवा हो जाएगा। ए बी वृत्त की जीवा है। हमने क्या किया, ओ एल ए बी पर लंब डाला, ओ एल लंब ए बी खींचा, ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से ए को मिलाया, ओ से टी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, तथा ओ से ए पी तथा टी को मिलाया। दिया है जैसा आपके कथन में लिखा है।
हमें जो सिद्ध करना था पी आई इंटू पी बी बराबर पी टी का वर्ग, ये हो गया। प्रश्न हमने क्या किया, देखिए ओ एल लंब डाला ए बी पर तथा ओ से ए पी तथा टी को मिलाया। अब प्रमेय में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है उपपत्ति, वो उपपत्ति आपको अगले कांडखंड में बताएंगे। इतना लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसका अभ्यास करके आइएगा जैसा हमने कहा है, और उपपत्ति आपको अगले कांडखंड में बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।